प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ब्रेन रूट द्वारा प्रकाशित हिंदी व्याकरण भाग 6 और यहाँ पर आपके पास है समास कंपाउंड, दैट इज चैप्टर नंबर 6। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे पढ़ो और समझो। शब्द रचना का एक महत्वपूर्ण साधन है समास। समास शब्द सम जमा आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है रखना। समास दो या दो से अधिक शब्दों के आपस में मिलान है और एक स्वतंत्र शब्द की रचना करना है। इस प्रकार दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर सार्थक शब्द निर्माण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब आते हैं समस्त पद पर। शब्दों के जोड़ने या मिलाने के बाद एक नया शब्द बनता है जिसे समस्त पद कहा जाता है। जैसे सूर्य की ओर मुख वाला, उसको बोलते हैं सूर्यमुखी, या सूर्यमुखी शब्द जो बना है वह समस्त पद है। अब आते हैं विग्रह पर। समस्त पद को फिर से पूर्ण अवस्था में लाने के लिए क्रिया को विग्रह कहते हैं। जैसे राजमहल अर्थात राजा का महल, यहाँ राजा का महल विग्रह है। संधि एवं समास में क्या अंतर है, हम उनके डिस्टिंग्विश पॉइंट्स को देखेंगे। संधि वर्णों में होती है, समास शब्दों में होता है। संधि में विभक्तियों या शब्दों का लोप नहीं होता, जबकि समास होने पर विभक्ति या शब्दों का लोप भी हो सकता है। जैसे राम लक्ष्मण अर्थात राम और लक्ष्मण, यहाँ राम और लक्ष्मण को सामासिक पद समस्त पद के रूप में लिखते समय और शब्द लोप कर दिया गया है। यह आपको सब समझ आया। अब चलते हैं हम समास के भेद पर, दैट इज काइंड्स ऑफ कंपाउंड। समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्विविध समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो पहले आते हैं अव्ययी भाव समास पर, जिसको गवर्निंग कंपाउंड भी कहा जाता है। जिस सामासिक शब्द में पहला शब्द प्रधान हो तथा अव्यय भी हो और जिसके योग से समस्त पद की अव्यय बन जाए, इस प्रकार के समासिक शब्द को अव्यय भाव समास कहते हैं। उदाहरण देते हैं। समास विग्रह हमें दिया है शक्ति के अनुसार और इसका समस्त पद बना यथा शक्ति। प्रत्येक क्षण अर्थात प्रति क्षण, जीवन भर अर्थात आजीवन, आदेश के अनुसार अर्थात यथा देश, एक एक का अर्थ होता है प्रत्येक। तो ये आपके समस्त पद बन रहे हैं। मरने तक अर्थात इसका समस्त पद बना आमरण। इन सभी शब्दों में प्रथम पद प्रधान है तथा द्वितीय पद गौण है, अतः यहाँ अव्ययभाव समास है। आइए अब हम आगे चलते हैं और हम लेंगे तत्पुरुष समास अर्थात डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। जिस समास में समस्त पद का पूर्व पद संज्ञा हो या गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इसके विग्रह के कारण चिन्हों का प्रयोग होता है, किंतु समस्त पदों में उसका लोप होता है। उदाहरण लेते हैं। गो अर्थात गाय के लिए शाला, उसको हम बोलेंगे गौशाला। तत्पुरुष समास के भेद देखते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, फिर आता है अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष समास कौन सा होता है? जिस समास के प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्म कारक को लगती है, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण देखिए। विग्रह अगर हमें दिया हुआ है यश को प्राप्त, तो उसका समस्त पद बनेगा यश प्राप्त। स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। विग्रह दिया हुआ है गांव को गया हुआ, तो उसका समस्त पद बना ग्रामगत, और गगन को चूमने वाला गगन चुंबी। अब आते हैं करण तत्पुरुष समास में।
जिस समास के प्रथम पद में तृतीय विभक्ति करण कारक से के साथ के द्वारा छिपी हो उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण देखिए, हमें विग्रह दिया हुआ है अकाल से पीड़ित, तो उसका समस्त बना अकाल पीड़ित। मद में अंधा अर्थात मदांध, और अगर हमें विग्रह दिया हुआ है तुलसी के द्वारा किया हुआ तो तुलसीकृत, उसका समस्त होगा। और रेखा से अंकित अर्थात रेखांकित। अब हम चलते हैं अगले समास पर, जो है संप्रदान तत्पुरुष समास। जिस समास के प्रथम पद में चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक के लिए को लगती है उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण लेते हैं, हमें विग्रह दिया है पाठ के लिए शाला, जिसे हम पाठशाला कहेंगे। युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि बना आपका समस्त पद। देश के लिए भक्ति का समस्त पद होगा देशभक्ति, और रहा के लिए खर्च का समस्त पद होगा रहा खर्च। अब आइए अपदान तत्पुरुष समास पर। जिस समास के प्रथम पद में पंचमी विभक्ति अर्थात अपदान कारक से अलग होने के लिए लगती है उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण लीजिए, रोग से मुक्त अर्थात समस्त पद बना रोग मुक्त। धन से हीन अर्थात धनहीन। देश से निकाला का समस्त पद बनेगा देश निकाला। और आकाश से गिरा हुआ का समस्त पद होगा आकाश पतित। अब आइए संबंध तत्पुरुष समास पर। जिस समास के प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति अर्थात समस्त सारे संबंध कारक का के की लगते हैं उसे हम संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण लेते हैं, गंगा का तट, इसका समस्त पद बना गंगा तट। देश का वासी अर्थात देशवासी। राजा का कुमार अर्थात राजकुमार, और राम का अनुज अर्थात रामानुज। अब चलते हैं हम आगे और पहुंचते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास पर। जिस समास के प्रथम पद में सप्तमी विभक्ति अधिकरण में पड़ लगती है उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के लिए, विग्रह है दान में वीर, उसे बोला गया समस्त पद दानवीर। और आनंद में मग्न इस आनंद मग्न। आप पर बीती को हम समस्त पद आप बीती में लिखेंगे। फिर आते हैं द्विगु समास, दैट इज डिस्क्रिप्टिव न्यूमरल कंपाउंड। जिस किसी समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है। यह समूह का द्वयोतक होता है। इसके पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। तो हमें विग्रह दिया हुआ है 3 देवों का समूह, ये बना त्रिदेव। 7 ऋषियों का समूह बना सप्त ऋषि। 5 मुखों वाला अर्थात पंचमुखी, और 4 राहों का समूह अर्थात चौराहा। अब आइए द्वंद्व समास पर। कोऑर्डिनेटिव कंपाउंड। द्वंद्व का अर्थ होता है दोनों, अर्थात जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास होता है। इसमें इनको मिलाने वाले समुच्चय बोधक अव्यय और तथा एवं व का लोप होता है। उदाहरण के लिए, सीता और राम को सीताराम, दिन और रात को दिन रात, सुख और दुख को सुख दुख, राधा और कृष्ण को राधा कृष्ण के रूप में समस्त पद बनाया जाता है। अब चलते हैं आगे कर्मधारय समास पर, जिसे डिस्क्रिप्टिव डिटर्मिनेटिव कंपाउंड भी कहते हैं। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद एवं उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा अपमान उपमेय का संबंध हो, ऐसा समास कर्मधारय समास कहलाता है। तो हम उदाहरण लेते हैं विशेषण विशेष्य का। पहले
महान है जो आत्मा, महात्मा। पीला है जो अंबर, पीतांबर। नीली है जो गाय, अर्थात समस्त पद बना नील गाय। अब हम आते हैं अपमान उपमेय पर। स्त्री रूपी रत्न, जिसे बोलेंगे हम समस्त पद स्त्री रत्न। और क्रोध रूपी अग्नि का बना क्रोध आग्नि। चंद्र के समान मुख अर्थात चंद्रमुख। और अब आए हम बहुव्रीहि समास पर, दैट इज कॉल्ड पोजेसिव कंपाउंड। जिस समासिक पद में दोनों पद प्रधान ना हो अपितु समस्त पद किसी अन्य ही अर्थ का बोधक हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण दीजिए, विग्रह, कीचड़ में जन्मा है जो, उसे पंकज कहा जाएगा। उसका अगला अर्थ हमारा एक और अर्थ है कमल। नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीलकंठ, और उसका अन्य का अर्थ होगा महादेव शिव जी। 10 है मुख जिसके, दशानन, अर्थात यहाँ रावण की बात की जा रही है। अब चलते हैं हम कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या होता है वो सीखेंगे। कर्मधारय में समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है। इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है, जैसे विषधर अर्थात विष धारण। बहुव्रीहि में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता, अपितु यह समस्त पद ही किसी अन्य पद अर्थ का बोधक होता है। और इसके साथ ही शब्दार्थ गौण होता है और कई भिन्नार्थ ही प्रधान हो जाता है, जैसे विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प। आओ दोहराते हैं, 2 या 2 से अधिक पदों में मेल को समास कहते हैं। और समास 6 प्रकार के होते हैं, अव्यय भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्विवंद्व, कर्मधारय और बहुव्रीहि। समास प्रक्रिया द्वारा जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। तो आपको यह सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप करेंगे यह अभ्यास कार्य स्वयं, आपको पता चलेगा आपने क्या सीखा। तो आप इनको करने के बाद अब हम आपसे फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।